Hello everyone. I hope you all are doing well. 69 बीपीएससी का एग्जाम अब आ ही गया, तो मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेगा मॉडर्न हिस्ट्री के। इसमें पीवाईक्यूज बीपीएससी के और घटना चक्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। यह आपके एग्जाम में इतनी हेल्प करेगा जिससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बीपीएससी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा नाम और ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यूज का पार्ट 1। ठीक है। Who among the following abolished dual government system in Bengal? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। डुअल गवर्नमेंट इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया। फर्स्ट मराठा टू एक्सेप्ट द सब्सिडारी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वॉज। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पेशवा बाजीराव सेकंड। सब्सिडारी अलायंस जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने ले आया था। और इसके अगर हम देखें तो 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी राजा सब्सिडारी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा उसके यहाँ ब्रिटिश फोर्स तैनात रहेगी या फिर स्टेशनड होगी और उसका पूरा खर्चा मतलब ब्रिटिश फोर्स का पूरा खर्चा राजा उठाएगा। राजा के कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिशियल भी होगा। और लास्ट ये कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का सब्सिडारी अलायंस एक्सेप्ट करेगा मतलब जो भी रूलर वो किसी और पावर के साथ कोई अलायंस नहीं कर सकता है। जिस तरह वो कोई भी अलायंस अपना फ्रांस के साथ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ ब्रिटिश के ही साथ कर सकता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको जानना जरूरी है, मुझे ऐसा लगा। अंडर हुज लीडरशिप वॉज द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड? किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्नीज, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन को लॉर्ड विलियम ने अपॉइंट किया था इस काम के लिए। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। भारत में पहली रेलवे किसकी अवधि, सॉरी यहाँ पे किस है, यहाँ पे किसकी अवधि होगा, किसकी अवधि के दौरान रखी गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट रेलवे जो है वो 1853 में इंडिया में लाई गई थी जो कि मुंबई से थाने चली थी। क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। एम्प्रेस जो है वो स्त्रीलिंग है एम्परर का। ठीक है, तो इनका ईयर पूछा है तो वो कौन सा है? 1858, 1876, 1877 या 1885। तो इसका करेक्ट आंसर है 1858। The viceroy who followed aggressive policy towards Afghanistan was। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग या फिर नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की ही वाइसरॉयशिप में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर छिड़ी थी या फिर हुई थी। ठीक है। Which among the following viceroys period the title of Rai Bahadur and Khan Bahadur began to confer to Indian? निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय के काल में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि भारतीय को प्रदान की जाने लगी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ई, क्योंकि बीपीएससी में अब 5 ऑप्शंस भी आते हैं, ए बी सी डी ई। अभी कुछ सालों पहले तक जिस तरह अगर आप प्रीवियस ईयर्स के और भी क्वेश्चंस देखें तो 2009-10 तक पहले 4 ही ऑप्शंस थे, फिर एक 5वां भी बाद में ऐड कर लिया गया। तो उसको हम नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ई है, क्योंकि इनमें से किसी के भी मतलब वाइसरॉयशिप में ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम। In my belief, Congress is too tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. Who wrote it?
मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक शांतिपूर्ण अंत में उसकी मदद करना है। ये किसने लिखा है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। ये वही लॉर्ड कर्जन है जिनकी वाइसरॉयशिप के दौरान 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। The Muslims, if contented and satisfied, would become the greatest bulwark of British power in India. Who wrote it? अगर मुसलमान संतुष्ट होते हैं तो वे भारत में ब्रिटिश सत्ता के सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे। ये किसने लिखा है? हर्बर्ट रिजले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एम ब्रेसफोर्ड, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी डब्ल्यू हंटर। The permanent settlement was made with, स्थायी समझौता किसके साथ किया गया था? जमींदार यानी जमींदारों के साथ, विलेज कम्युनिटीज ग्रामीण समुदाय, मुकदमा पीजेंट्स या फिर किसानों के द्वारा के साथ? तो इसका सही आंसर है जमींदार, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को लैंड ओनर बना दिया गया था और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था 1793 में, यानी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लाया था। Which one of the following is correct about the permanent settlement introduced in Bihar? बिहार में शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? The जमींदार्स were deprived of the ownership of the land. जमींदार भूमि के स्वामित्व से वंचित थे। The right of ownership of land was made hereditary and transferable for the जमींदार्स। भूमि के स्वामित्व के अधिकार को जमींदारों के लिए वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। भूमि राजस्व को संवैधानिक बनाया गया था। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी का उन्मूलन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड या फिर भूमि राजस्व को संवैधानिक बनाया गया था। फिल इन द ब्लैंक्स। इन डैश the rights of the tenants on land in Bengal and Bihar were given by the Bengal Tenancy Act. इसको हम हिंदी में भी क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थान भरें। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे। कौन से साल में? पहला है 1885, फिर 1886, फिर 1889, फिर 1900। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी 1885। When was the new Enfield rifle with greased cartridges introduced in the British Indian Army? ब्रिटिश भारतीय सेना में ग्रीस कारतूस के साथ नई एनफील्ड राइफल तब पेश की गई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो इसका करेक्ट आंसर है 1856। तो दोस्तों ये वही एनफील्ड राइफल है जो कि एक बहुत ही मेजर रीजन बनी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 का। Which of the following was not a reason for making the sepoys of East India Company rebellious? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस बहुत से आते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट, था या नहीं था। तो आपको ये वर्ड मतलब क्वेश्चन में जरूर पकड़ के बैठना है कि ये क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग, या फिर कौन सा कारण नहीं था, तो आपको ये अंडरलाइन कर लेना होगा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। खैर ये तो सच्चाई है कि ईसाई धर्म के प्रसार के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, यानी कि जो ब्रिटिश थे वो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाना चाह रहे थे। द ऑर्डर टू द सिपाहीज टू ट्रेवल ऑन शिप्स। सिपाहियों को जहाजों पर यात्रा करने का आदेश। ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि अगर आप नदी क्रॉस करते हैं या फिर समुद्र क्रॉस करते हैं तो ये माना जाता था कि अगर आप सपोज अगर आप हिंदू हैं तो नदी क्रॉस करने के बाद अपना आप हिंदू जो रिलीजियस स्टेटस है उसको खो देंगे। तो ये भी सही बात है। द स्टॉपेज ऑफ भट्टा का ठहराव, ये भी सही है, क्योंकि जो सिपाही मतलब पंजाब या फिर सिंध एरिया में डिप्लॉयड थे उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भत्ता रोक दिया था। द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, अधिकारियों की अक्षमता।
ये इसका करेक्ट आंसर भी है कि ये कोई रीजन नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब सिपॉइज को ईस्ट इंडिया कंपनी के रिबेलियंस के लिए। नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आंसर आपको पता है ये डी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहेब। तो इसका करेक्ट आंसर है बेगम ऑफ अवध, जिसको कि हम हजरत महल नाम से भी जानते हैं। जो भी लोग लखनऊ गए हैं या फिर लखनऊ के हैं उनको पता है कि वहां पे एक हजरतगंज चौराहा है जिसको कि अब मतलब नाम बदल के अटल चौक कर दिया गया है। Where did कुंवर सिंह join the rebellion of 1857 against the British? अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह कहाँ शामिल हुए थे? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है पटना। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कहीं पटना बोला गया है, कहीं आरा बोला गया है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ आयोग यानी कि कमीशन की मानना है और बीपीएससी मतलब कि बिहार कमीशन के हिसाब से आंसर पटना सही है, तो आपको पटना ही मार्क करना है। Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबू कुंवर सिंह। आप सोचिए जब बाबू कुंवर सिंह जब इस रिवोल्ट में आए, इन्वॉल्व हुए, मतलब पार्टिसिपेट किए, तो उनकी एज 80 साल थी। मतलब उनका जज्बा देखिए ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का, कि वो 80 साल की एज में ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। कितना जज्बा था उनके अंदर, इसीलिए वो मतलब किंग बोले जाते हैं जगदीशपुर के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बीपीएससी के लिए, क्योंकि कुंवर सिंह नाम से आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे बीपीएससी में। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन मिला है, एक ही क्वेश्चन आपको 4-5 बार पूछा गया है और इस टाइप के अलग अलग। जिस तरह कभी ये हो गया कि 1857 में बिहार में कौन रिवोल्ट स्टार्ट किया था, तो ये बाबू कुंवर सिंह हो गए। अभी हमने पीछे भी देखा था कि यहाँ पे पूछा गया था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये पटना हो गया। फिर आगे भी हम देखेंगे कि इनके नाम से बहुत से क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे, तो आपको इनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम क्वेश्चंस के द्वारा आपको पूरा रटा डालेंगे। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। तो आंसर बिहार है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा जरूर। The mutiny of 1857 at Patna was led by a dynamic old person known as, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक गतिशील वृद्ध व्यक्ति ने किया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जूधर सिंह, कुशाल सिंह। इसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। जैसा मैंने आपको बताया कि वो 80 साल की उम्र में इस रिवोल्ट में शामिल हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। जज्बा है भाई। The center of 1857 revolt in Bihar from 15th July 1857 to 20th January 1858 was, मतलब 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र क्या था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है जगदीशपुर, क्योंकि ये कुंवर सिंह ने स्टार्ट किया था और जगदीशपुर में उनका जन्म भी हुआ था। Which person of Jagdishpur took the lead of revolutionaries during the revolt of 1857 AD? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि इनको किंग ऑफ जगदीशपुर भी बोला जाता है। Who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमादुल्ला शाह, मौलाना फाजी हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो इसका करेक्ट आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। The revolt of 1857 was witnessed by the poet. 1857 के विद्रोह को कवि द्वारा देखा गया था, मतलब कौन से कवि द्वारा देखा गया था? मीर ताकी मीर,
ज़ौक, गालिब या इकबाल? तो इसका करेक्ट आंसर है मिर्जा गालिब, यानी ऑप्शन सी गालिब। Which of the following groups did not participate in the revolt of 1857? निम्नलिखित में से किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? एग्रीकल्चरल लेबर, साहूकार, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, यानी कृषि मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो इसका करेक्ट आंसर है साहूकार और लैंडलॉर्ड्स, यानी ऑप्शन 4 बी एंड डी। क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर्स ने तो विद्रोह किया ही था, लेकिन साहूकार, लैंडलॉर्ड्स, मिडिल क्लास, एजुकेटेड इंडियंस और कहीं कहीं के रूलर जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद, इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 में रिवॉल्ट में। ठीक है। Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आक्रमण के खिलाफ विद्रोह नहीं किया? राजा ऑफ विजयनगर, निजाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेलुथ हम्पी ऑफ त्रावणकोर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई कोई रूलर्स ने जो थे पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 रिवोल्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उनमें से एक थे निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है निजाम ऑफ हैदराबाद। Which part of Bihar was unaffected with the revolt of 1857? जैसा कि हम सबको पता है कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, इसको मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था और ये भारत के अलग अलग कोनों में हुआ था। बस थोड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि जितने भी लोग इस रिवोल्ट को किए थे, लड़े थे इस रिवोल्ट में, सबका अपना अपना इंटरेस्ट था। मतलब एक कॉमन इंटरेस्ट नहीं था किसी का भी कि वो भारत को आजाद कराएं या इंडिया को फ्रीडम दिलाएं, इंग्लिश में बोलें तो, क्योंकि बाइलिंगुअल है इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज कर रही हूँ, कि इंडिया को फ्रीडम दिलाएं। उनका बस ये था कि वो अपनी टेरिटरी में जो ब्रिटिश उनके साथ गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। उनका बस उतना इंटरेस्ट था। इसलिए ये रिवोल्ट इस वजह से मतलब थोड़ा सप्रेस हो गया था। तो ये तो 1857 का आपका नॉर्मल बात हो गई। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये भी देखते हैं कि कौन सा बिहार का एरिया है जो अनअफेक्टेड रहा है, मतलब जहां पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था 1857 रिवॉल्ट का, वो कौन सा एरिया है? तो ऑप्शन है दानापुर, पटना, मुंगेर, आरा, मुजफ्फरपुर। ये तो मतलब कोड्स दिए हुए हैं। ऑप्शन इसमें है ए यानी कि 4 and 5, बी यानी कि ओनली 5 मतलब मुंगेर, सी ओनली 4 यानी कि मुजफ्फरपुर, डी 3, 4, 5 यानी कि आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई हर एक जगह से कोई ना कोई तो बिहार के लड़ा ही था, लेकिन मुंगेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अनअफेक्टेड रहा 1857 रिवोल्ट में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मुंगेर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था उस टाइम का पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मिंटो? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और ये फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी थे। वो इसलिए क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो मतलब एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका था ब्रिटिश के लिए, क्योंकि मतलब उस टाइम क्राउन को क्या लगा मतलब कि जो कंपनी है वो इंडिया में सही से रूल नहीं कर पा रही है, इसलिए वहां के लोग रिवोल्ट कर दिए, उसके खिलाफ लड़ जाना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल है इसकी पोस्ट हटा दी और वाइसरॉयशिप ले आए। और दूसरी बात ये कि 1858 में, अभी आगे भी वो क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं आपको दिखाती भी हूँ, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो इंडिया में एंड कर दिया गया और फिर क्राउन का रूल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका कैनिंग, ऑप्शन सी। ये तो हमने जाना 1857 और कैनिंग के बारे में। अब आगे देखते हैं। What was the main cause of failure of the 1857 revolt? मैंने आपको बताया ये ना कि 1857 का रिवोल्ट जो वो फेल भी हो गया था, किस वजह से हुआ, अब उसका रीजन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है इट्स इफेक्ट वाज विद इन अ लिमिटेड एरिया, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इसका लास्ट ऑप्शन है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ये था कि इन लोगों के पास एक कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं थी, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था,
सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। अगर सब मिल के लड़े होते हैं ना, मतलब इतनी अच्छी फोर्स तैयार हो जाती। झांसी की रानी, हर जगह से आप देखें तो दिल्ली में हर जगह से लोगों ने इतना अच्छा अपना अपना मतलब टेरिटरी में स्टैंड लिया हुआ था। अगर ये सब एक साथ मिल जाते पूरी इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, तो इस रिवॉल्ट को कोई नहीं रोक सकता था सक्सेसफुल होने से। बट ऐसा हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, मतलब कि लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आया जाता है क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला। इसमें पहला क्या है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जी हाँ, ये अभी मैंने आपको बताया। रीजन इसका क्या है, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट्स शाइड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जिस तरह निजाम ऑफ हैदराबाद वगैरह ये लोग जो थे, इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। उन्होंने अपने लोगों को नहीं सपोर्ट किया, इंडियंस को नहीं सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से एक ये मतलब बैकड्रॉप था, जिसकी वजह से ये फेल हो गया रिवॉल्ट 1857, ये भी फेल हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सी डी भी हैं, अब इतना कौन लाइन पढ़ेगा, पढ़ लेना, लेकिन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं, हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी भी बोला गया है भाई 1857 रिवॉल्ट को, लेकिन किसने बोला है? ऑप्शन है सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है सर जॉन के यानी कि केले, सर जॉन लॉरेंस ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी टी आर होम्स। आप सोचिए इसका क्या आंसर होगा, सोचिए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। इन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी किसने किया था? हिंदू मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, ऐसा इन्होंने बोला हुआ था। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली गए, उनको पता होगा कि वहां पे एक ऑट्रम लेन भी है। तो ये तो खैर अलग बात हो गई। उसके अलावा सर जॉन के, इन्होंने क्या बोला था, मतलब कैली जो भी है, इन्होंने क्या बोला था कि जो 1857 रिवॉल्ट है वो एक सिपॉय म्यूटिनी है। इन्होंने बताया 1857 सिपॉय म्यूटिनी है। इन्होंने ये नहीं कहा था कि कॉन्स्पिरेसी। अगर ये बोलते कॉन्स्पिरेसी तो आंसर भी कॉन्स्पिरेसी वाला इनका भी नाम आ जाता, बट इन्होंने बोला था सिपॉय म्यूटिनी है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सिपॉय म्यूटिनी ये किसने कहा था कि 1857 है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर जॉन केले। When did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown? मैंने अभी आपको बताया था कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वो ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा शॉक था कि यार बताओ, हम जिस जगह रूल कर रहे हैं वहीं के लोग हमारे खिलाफ इतना बड़ा रिवॉल्ट कर दिए। तो मतलब जो क्वीन विक्टोरिया है, जो उस टाइम ब्रिटिश में बैठती थी, उनको लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रूल नहीं कर पा रही है सही से, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है वहां के लोगों का। अगर वो कंट्रोल कर लेती तो रिवोल्ट होता ही नहीं, वो मतलब कंट्रोल कर ही नहीं पा रही। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उससे वो जो रूल वाला पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी से वो छीन लिया। और वो कौन से ईयर में छीना है या फिर कौन से ईयर में वो पावर उनको मिली क्वीन विक्टोरिया को, वो ईयर हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1857, सी है 6 जनवरी 1858 और डी है 17 नवंबर 1859। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1 नवंबर 1858। मैंने आपको पहले बताया था कि 1858 में जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये देखिए राइटिंग बहुत ही खराब है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, फीलिंग्स को समझिए। वो 1858 में क्वीन विक्टोरिया को यानी कि क्राउन को मिल गई थी इंडिया में रूल करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ 1857? तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
जो 1857 रिवॉल्ट हुआ था उसके सप्रेशन के बाद आया था। इसका हम ऑप्शन देखते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन या फिर साइमन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पील कमीशन। और इसने क्या किया था कि इसने जो रेजिमेंट्स हैं उनको कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था। और इस कमीशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड भी किया कि बंगाल के जो सोल्जर्स हैं या सिपाही हैं उनका रेशियो 1:2 कर दिया जाए, यानी कि एक ब्रिटिश सोल्जर होना चाहिए और 2 इंडियन सोल्जर होना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में कभी 1857 जैसा रिवॉल्ट फिर से छिड़े तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज्यादा लॉस ना हो, ना ब्रिटिश जो सिपॉयज हैं या फिर सिपाही हैं उनकी जान ज्यादा ना जाए। कौन फंसे ज्यादा? इंडियंस। कौन मरे? इंडियंस। रिवॉल्ट भी इंडियन से करे और मरे भी इंडियंस, ये ब्रिटिश ने सोचा था। और इस पील कमीशन ने ऐसा रिकमेंडेशन दे दिया कि बंगाल में 1:2 का हम रेशियो मतलब ब्रिटिश को रखना चाहिए, जिसमें से कि 1 जो है वो सिपाही होगा, मतलब अगर 3 लोग हैं, 3 सिपाही हैं तो 1 सिपाही ब्रिटिश का होगा और 2 सिपाही जो हैं वो इंडियंस होंगे। ये ऐसा पील कमीशन ने रिकमेंड किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा जाने इंडियंस की जाए, ज्यादा से ज्यादा लॉस इंडियंस का हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। After the revolt of 1857, the British recruited the soldiers from Brahmins of UP and Bihar, Bengalis and Orissas from the east, Gorkhas, Sikhs, Punjabis in the north, Madras Presidency and Marathas. तो इन्होंने क्या किया था मैं बताती हूँ। जो ये यूपी और बिहार के सोल्जर्स थे ना, वो 1857 में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हुए थे। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ब्रिटिश ने यहाँ के लोगों को रिक्रूट किया था, क्योंकि ये लोग तो खुद ही इतने ज्यादा अच्छे तरीके से इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए थे ब्रिटिश के खिलाफ। फिर बंगालीज एंड उड़ीसाज फ्रॉम द ईस्ट, ये तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट किए थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठास, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था 1857 रिवॉल्ट में। तो इन लोगों को ब्रिटिश ने नहीं रिक्रूट किया था। ब्रिटिश ने किसको रिक्रूट किया था? इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सी, मतलब गोरखा, सिख्स, पंजाबीज इन द नॉर्थ। ये इसका करेक्ट आंसर है कि इनको रिक्रूट किया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। मतलब कि ये जो नील दर्पण बुक है, ये जो इंडिगो फार्मर्स है उनकी मिजरेबल कंडीशन को बताती है, उनके बारे में लिखी गई है कि इंडिगो फार्मर्स की क्या सिचुएशन थी, मतलब वो क्यों परेशान थे, इसके बारे में लिखा गया है। तो इसके ऑथर का नाम पूछ रहे हैं, तो हम ऑप्शन देखते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्रा, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी यानी कि दीन बंधु मित्रा। तो दोस्तों इन्होंने अपनी इस बुक में इंडिगो फार्मर्स की मिजरेबल कंडीशन को बताया है। और ये मिजरेबल कंडीशन हुई क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था, और इसके खिलाफ जो रिवॉल्ट हुआ उसको हम कहते क्या हैं, अब उसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों हुआ ये था कि जो ब्रिटिश थे वो बंगाल के किसानों को फोर्स कर रहे थे इंडिगो का कल्टीवेशन करने के लिए, जो कि किसानों के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिगो का ट्रेड बाहर करके पैसा कमाना चाहती थी। उसको क्या फर्क पड़ रहा था कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है इंडियन, उसको तो बस अपना प्रॉफिट देखना था। और ऐसा भी हो रहा था कि मतलब उनकी जो पेमेंट थी, मतलब जो फार्मर्स है उनकी जो पेमेंट थी वो भी बहुत कम मिल रही थी। लेकिन 1859 में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ईयर। 1859 में एक नादिया डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, या फिर उस टाइम बंगाल था मतलब। तो वहां के 2 एम्प्लॉयज जो थे, जो कि पहले इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, उनका नाम है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया इसके खिलाफ कि भाई एक तो तुम जबरदस्ती फार्मिंग करवा रहे हो, जबरदस्ती हमें बोल, मतलब अब खैर उन्होंने छोड़ दिया था, जबरदस्ती तुम फार्मर्स को बोल रहे हो कि इंडिगो का कल्टीवेशन करे, ऊपर से वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, इनको तुम इनकम भी कम दे रहे हो, सिर्फ तुम अपना ही मतलब फायदा देख रहे हो। तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना, ऐसे तो हमारा लॉस ही हो रहा है। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, जिसको कि हम इंडिगो रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। और ये कौन से ईयर में हुआ था? 1859। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको स्टार्ट किसने किया था, तो इसका आंसर होगा दिगंबर विश्वास और
विष्णु विश्वास। ठीक है, तो ये हमने पूरा जाना इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, इस बुक के बारे में और इसके ऑथर के बारे में। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये ईयर पूछ लेता है, इस बुक का नाम पूछ लेता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि दीनबंधु मित्रा ने कौन सी बुक लिखी है, तो नील दर्पण है। या फिर ऐसे भी पूछ लेता है कि नील दर्पण बुक दीनबंधु मित्रा ने किस चीज के लिए लिखी है, तो इंडिगो फार्मर्स की कंडीशन बताने के लिए उन्होंने वो बुक लिखी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब आप देखिए एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चंस बन जाते हैं आगे पीछे कर करके, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आप परेशान मत होइए, आराम से आपका रिवीजन होते जाएगा, आप पढ़ते रहिए, बस सुनते रहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, आंसर है सॉरी ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, यानी कि गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह, ये तो आपने देख लिया कि कूका मूवमेंट जो है वो गुरु राम सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहले तो ये एक रिलीजियस रिवॉल्ट था, फिर धीरे धीरे वो होते होते ब्रिटिश रूल को इंडिया से हटाने का एक रिवॉल्ट बन गया। मतलब इनका पहले एम क्या था कि वो रिलीजियस रिवॉल्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका मेन टारगेट क्या हो गया, इनका एक आइडियोलॉजी हो गई कि हमें ब्रिटिश को इंडिया से बाहर भगाना है, उसके खिलाफ ये रिवॉल्ट हो गया। और 1872 में बाद में गुरु राम सिंह जी को पकड़ लिया जाता है और उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। और गुरु राम सिंह इतने बहादुर थे कि वो बेचारे जाते तो हैं, लेकिन 1885 में उनकी डेथ भी हो जाती है। ये बहुत ही बहादुर लीडर थे, इनके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने कूका मूवमेंट स्टार्ट किया था और 1885 में इनकी डेथ होती है। अब आगे बढ़ते हैं। द इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड, द पीजेंट वेटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, द peasants not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable, a protest movement that carried an indigo colored flag। ये एंड नहीं होगा, ये एन होगा, ए एन होगा, एंड नहीं होगा, ये गलती से टाइपिंग एरर हो गया, इसको इग्नोर करिएगा। या फिर ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिगो रिबेल हुआ क्यों था या इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ था और इसके ऊपर किसने कौन सी बुक लिखी है, मतलब दीनबंधु मित्रा ने लिखी है नील दर्पण, वहां के फार्मर्स की मिजरेबल कंडीशन बताने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। क्यों, एक तो उनको फोर्स किया जा रहा था, ऊपर से उनको पैसे भी उतने दिए नहीं जा रहे थे जितना से उनका काम निकलवाया जा रहा था, इसलिए इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। हु फाउंडेड द पागलपंथ, इसके ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, यानी कि करम शाह। करम शाह ने पागलपंथ जो रिबेल बोलो या रिवोल्ट बोलो वो इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये कब तक चला था मैं बताती हूँ, ये 1825 से शुरू होके 1850 तक चला था। ठीक है, और ये रिवोल्ट आगे बढ़ाया था करम शाह के बेटे टीपू शाह ने। मतलब इनके जो सक्सेसर थे जिन्होंने ये रिवोल्ट आगे बढ़ाया था वो करम शाह के बेटे थे जिनका नाम था टीपू शाह। टीपू सुल्तान नहीं, टीपू शाह, उन्होंने इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया था। हु वर द फराजीज, फॉलोवर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, फॉलोवर्स ऑफ दादू, फॉलोवर्स ऑफ आर्य समाज या फिर फॉलोवर्स ऑफ मुस्लिम लीग। तो इसमें फराजीज कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, यानी कि फॉलोवर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। अब ये तो हमें पता है कि ठीक है हाजी शरीयतुल्लाह के जो फॉलोवर्स हैं उनको हम फराजीज कहते हैं, लेकिन फराजीज है क्या, मतलब लोग बोलते हैं ना फराजीज, फराजीज ये है क्या, ये एक सेक्ट है। ठीक है, जिसको कि हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल के फरीदपुर एक जगह है बंगाल में, वहां पे सेक्ट का फॉर्मेशन किया था, मतलब इस सेक्ट को बनाया था। फरीदपुर कोई जगह है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि बंगाल में फरीदपुर कहाँ पे है, एक जगह है वहां पे इन्होंने सेक्ट का फॉर्मेशन किया था। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर ए, मतलब फॉलोवर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। हु फाउंडेड रामोसी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र,
ऑप्शन है आपके जस्टिस रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फाड़के या फिर ज्योतिबा फुले। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भले वो यूपीएससी का हो या फिर बीपीएससी का हो या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज का हो। आपको मतलब अगर ये रामोसी आया तो आपको याद भी होना चाहिए कि मतलब ऐसे नहीं कि ईयर याद ही रहेगा, लेकिन ये रीजन तो याद होना चाहिए कि कहाँ से हुआ था ये। तो इसका रीजन है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था महाराष्ट्र से स्टार्ट। और इसके फाउंडर थे, मतलब इसके लीडर या फिर बोले कि इस जो ये रिबेल हुआ था इसके जो लीडर थे वो थे वासुदेव बलवंत फाड़के। ठीक है। महाराष्ट्र में उस टाइम हुआ ये रिवोल्ट हुआ क्यों था, तो मैं बता देती हूँ कि महाराष्ट्र में ना बहुत बड़ा फेमाइन आ गया था, यानी कि अकाल पड़ गया था, लोग मर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सब अनदेखा कर दिया। उसने कोई स्टेप नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया फेमाइन को दूर करने के लिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इसी हरकत को देख के ही वासुदेव बलवंत ने क्या किया, उन्होंने पीजेंट्स को इकट्ठा किया, यानी कि किसानों को इकट्ठा किया और एक पीजेंट फोर्स बनाई। ठीक है। और ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। फिर बाद में उन्होंने उन्होंने क्या सॉरी फिर बाद में उनको ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और 1883 में वासुदेव बलवंत ने ब्रिटिश के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक की, जिसमें उनकी जान भी चली गई। यानी कि इनको पहले तो जेल भेजा गया और फिर 1883 में ये जेल में भी हंगर स्ट्राइक कर रहे थे ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल के खिलाफ, और इसी हंगर स्ट्राइक में इन बेचारे की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इसके जो कर्ता धर्ता या लीडर थे उनका नाम है वासुदेव बलवंत फाड़के। द करेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर रामोसी अपराइजिंग वॉज, ये अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ पे हुआ था, अब वो रीजन पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न इंडिया, फिर वेस्टर्न घाट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि वेस्टर्न घाट्स। महाराष्ट्र तो वेस्टर्न घाट में आता है, तो इसका आंसर वेस्टर्न घाट है। फिर हम देखते हैं आगे। आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप के कितनी बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो मैंने एक बार लिखा है सिर्फ, आपको स्क्रीन पे ये एक ही बार आया है, ऐसे ये 3-4 बार, मतलब कभी 2001 में, कभी 2011 में, कभी 2019 में यही सेम क्वेश्चन विथ सेम ऑप्शन पूछा है। और ऐसे ही सेम पूछा है कि कौन सी लोकेशन, क्या मतलब कौन सी लोकेशन पे हुआ था, क्या लोकेशन थी, क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा है। यहाँ पे तो अभी घाट्स दिया है, कभी कभी वो स्टेट दे देता है कि महाराष्ट्र में हुआ था या बंगाल में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट्स में हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। एक ही क्वेश्चन से बहुत आंसर्स और क्वेश्चंस और बन जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें वघेरा अपराइजिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे हुई थी। आपका ऑप्शन है सूरत, पूना, कालीकट या बड़ौदा। वघेरा, जिस तरह आपको ये प्लेस भी पता होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, वघेरा, मतलब आंसर बड़ौदा। ठीक है। वघेरा ने हुआ क्या था कि वघेरा ने ब्रिटिश टेरिटरी पे 1818 यानी 1818 और 1819 के बीच में ब्रिटिश टेरिटरी पे अटैक कर दिया था, जिसके बाद इस अटैक को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वघेरा के साथ 1820 में एक पीस ट्रीटी साइन की अपराइजिंग रोक दी जाए, जिसके लिए उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली थी वगैरह के साथ, और ये जो अपराइजिंग है यहीं पे फिर रुक गई थी। तो ये तो हमने देखा वगैरह अपराइजिंग के बारे में, जो कि बड़ौदा में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व अमंग द फॉलोइंग ईयर संथल रिवॉल्ट अकर्ड, मतलब कौन से साल में संथल रिवॉल्ट हुआ था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1831-32 एडी, ऑप्शन बी 1844 to 46 एडी, ऑप्शन सी 1851 to 52 एडी, ऑप्शन डी 1855 to 56 एडी, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1855 से 56 एडी में संथल रिवॉल्ट हुआ था। ये हुआ क्यों था, तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत ही ऑप्रेसिव, मतलब कि बहुत ही कंट्रोलिंग और फ्रीडम छीन लेने वाली जो सिस्टम है उसको मतलब लॉन्च कर दिया था, उसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम, वो लगा दिया था। तो झारखंड के एक ट्राइबल ग्रुप यानी कि संथल ग्रुप, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल
ये सब पहले एक साथ ही थे। तो वहां का एक ग्रुप है जिसको, झारखंड का एक ग्रुप है, वहां का मतलब झारखंड का एक ग्रुप है जिसको कि हम संथल ग्रुप के नाम से जानते हैं। वहां के 4 भाई, उनका नाम है सिडो, कान्हू, चंद और भैरव, ये चारों भाई थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, इन्होंने वहां के लोगों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। और ये बहुत ही बड़ा रिवोल्ट था, इसलिए इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संथल रिवोल्ट का ऑप्शन डी, कि ये इस ईयर में स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो 4 भाई थे, चारों भाई का नाम आपको पता होना चाहिए। एक है सीडो, दूसरा है कान्हू, तीसरे हैं चंद और चौथे हैं भैरव। इस सबका मैंने नेम का इनिशियल लिख दिया है क्योंकि मैं पूरा लिखा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो ये इन चारों का आप नाम भी याद कर लीजिएगा, कौन से ईयर में हुआ है ये भी याद कर लीजिएगा, कौन सी जगह से हुआ था, झारखंड। ये लोकेशन भी कभी कभी पूछता है, तो ये पता होना चाहिए। When did छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट अकर? हमने बहुत से ट्राइबल रिवोल्ट पढ़े हैं, बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा तो था, मतलब कि इसका ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। 1807, 1820, 1858 से 59, या फिर ऑप्शन डी 1889। लेकिन ऐसा कोई ट्राइबल रिवोल्ट नहीं था कि छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट हो करके था ट्राइबल रिवोल्ट, मुंडा ट्राइबल रिवोल्ट था, या फिर मुंडा रिवोल्ट था। लेकिन स्पेसिफिकली छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट ऐसा करके कोई रिवोल्ट नहीं था, तो इसका कोई सा भी आंसर हम नहीं कंसिडर करेंगे। इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही बीपीएससी ने गलत पूछ लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाई संथल्स इन 1855? ऑप्शन कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बस्टेन, मेजर बोरो, या फिर कर्नल वाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि मेजर बोरो। इनको संथल्स ने डिफीट कर दिया था, ये ब्रिटिश कमांडर थे, इनको हरा दिया गया था संथल्स द्वारा 1855 में, क्योंकि 1855-56 में तो ये रिवोल्ट ही स्टार्ट हुआ था, जैसा कि अभी आपने पढ़ा ही, इन्होंने इनको हरा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है उलगुलन रिवोल्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि उलगुलन रिवोल्ट वाज रिलेटेड टू संथल, कच्छनाग, कोल या फिर बिरसा मुंडा। तो उलगिलन जो है उनको हम मुंडा नाम से भी जानते हैं, यानी कि मुंडा रिवोल्ट, इसको हम मुंडा रिवोल्ट भी कहते हैं। और ये जो है वो 19th सेंचुरी की बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इम्पैक्टफुल, मतलब बोले तो रिवोल्ट थी, जिसने बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था। हालांकि ये अपना एम अचीव नहीं कर पाया था, बट इसने जो इम्पैक्ट छोड़ा था ना पूरे मतलब इंडिया में और ब्रिटिश के ऊपर, वो बहुत अच्छा था। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बिरसा मुंडा। अब हम थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है ये चीज, ये रिवोल्ट के बारे में। तो जो मुंडा है वो एक ट्राइब थी जो कि झारखंड की थी, और वो भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी। ब्रिटिश हर जगह तो इंटरफेयर ही करते थे, उन्होंने इनके अंदर भी मतलब इनका जो अपना पर्सनल स्पेस था उसमें भी जो भी ये काम करते थे उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से जो ट्राइब है वो बहुत ही परेशान हो गई और बिरसा मुंडा ने उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। Who was the leader of मुंडा रिबेलियन? बिरसा, कान्हू, तिलक मांझी या सिद्धू? अभी हमने पढ़ा है ऑप्शन ए, यानी कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या फिर नन ऑफ दिस? तो दोस्तों इसका आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं था, इनको ये नहीं चाहिए था कि कोई उत्तरांचल बना दिया जाए या कोई छत्तीसगढ़ स्टेट बना दिया, इनको चाहिए मुंडा लोकेशन बना दिया जाए। ये उनका एक एम था कि एक मुंडा स्टेट बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट, न कि ये था कि उत्तरांचल, झारखंड या छत्तीसगढ़ एक अलग से स्टेट बना जाए, नहीं, मुंडा इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, उनका एम था। आगे देखते हैं। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश? बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावर, सॉरी, या फिर नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? फिर बीच बीच में थोड़ा गला भी सूख जाता है तो थोड़ा वर्ड्स मेरे मुंह से टेढ़े मेढ़े निकल जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं,
जरा कोपअप कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार। क्योंकि ये जो एरिया है ना, मतलब बिहार ही नहीं, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आप समझो, यहाँ पे ही मुंडा और हो ट्राइब्स जो हैं, जो कि उस एरिया के से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया हुआ था, जिसको कि हम मुंडा रिवोल्ट या फिर हो ट्राइब्स रिवोल्ट भी कह के जानते हैं। इसलिए इसका आंसर बिहार होगा, क्योंकि बिहार जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक पार्ट है, ना कि पंजाब, सिंध या कठियावर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पूरा जो स्लाइड है या फिर जो पूरा लेक्चर है ये एक रिवोल्ट पे ही चल रहा है। और रिवोल्ट जो है वो यूपीएससी का और यूपीपीएससी का, बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, और बहुत ही टफ भी है, क्योंकि इसमें ईयर याद करना रहता है, कौन से ईयर में कौन सा रिवोल्ट हुआ था, कौन सी लोकेशन थी, किसने इसको, मतलब कि इसके जो लीडर है उनका क्या नाम था, किसने ये रिवोल्ट स्टार्ट की। मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर होता है, इसलिए इसको हम एमसीक्यू से करें तो ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पेज पलटते हैं फिर भूल जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हमें ये चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि एक ही चीज अगर बार बार आएगी ना तो रिवीजन भी होते जाएगा और याद भी होते जाएगा, और कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है होज रिवोल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ऑप्शन है 1620-21, ऑप्शन बी है 1720-21, ऑप्शन सी है 1820-21, ऑप्शन डी है 1920-21। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 1820 से 21 के बीच में होज रिवोल्ट हुआ था। होज रिवोल्ट, इसको हम हो रिवोल्ट से ज्यादा जानते हैं, ठीक है, इसको हो रिवोल्ट भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश ने सिंघभम, जो कि एक झारखंड में पड़ता है, इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश ने सिंघमम, जो कि पहले मतलब इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश ने सिंघमम, जो कि अब झारखंड हम बोलते हैं जिसे, उसे कैप्चर कर लिया था। और राजा परहत ने, मतलब जो राजा परहत थे, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश के इस एक्शन के खिलाफ हो रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि ब्रिटिश ने जबरदस्ती जो है वो सिंघमम को कैप्चर कर लिया, जिसको कि आज हम झारखंड से जानते हैं, झारखंड नाम से जानते हैं, उसको जबरदस्ती कैप्चर कर लिया था। और ब्रिटिश के इसी एक्शन के खिलाफ राजा परपत ने रिवोल्ट छेड़ दिया, जिसको कि हम हो रिवोल्ट या फिर होज रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ये कौन से ईयर में किया था, वो ईयर है 1820 से 21। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। The immediate cause of Deccan riots of 1872 was the shadow of the famine, high interest rates charged by Mahajans, high land revenue rates, protest against imposition, या फिर ऑप्शन ई, none of the above, more than one of the above। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि शैडो ऑफ द फेमाइन। हुआ क्या था कि 1875 में, मतलब फिर से एक फेमाइन आई थी, जहाँ पे कि महाराष्ट्र के पुणे, सतारा और अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने ना रिवॉल्ट छेड़ दिया था, क्योंकि वो भी, ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है वो देख रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही थी इस फेमाइन को सही करने के लिए। तो उन इस वजह से इन्होंने ये रिवॉल्ट छेड़ दिया था, जिसको कि हम कहते हैं डेक्कन रॉयट्स। 1872 में ये हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दिया और बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई थी, मतलब कि जो कृषि संकट आ गया था और उसके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, वो बस आंखें बंद करके और मौन होके ये सब चीजें देख रही थी। और ये रिवॉल्ट छेड़ दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे लोग मर रहे हैं और तुम कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो। तो जब तुम एक्शन नहीं ले रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ तो अब हमें ही एक्शन लेना पड़ेगा। वो तो रिवॉल्ट हो गया। फिर अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी सारी लिंक्स, और इस लेक्चर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। वो फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशंस और अच्छे हो जाएं। थैंक यू।